अब एक और घिनौना कार्य इन महाराज ने शुरू किया है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति को, वो पहले से ही रबर स्टैंप है, उनको आगे करके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को घटाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं ये राक्षसी लोग। तो जरा इस पे भी आप लोग फोकस रखिएगा। पहले कहीं से आप इसे समझिए, चाहे न्यूज से या वीडियो से। ये सब घटनाक्रम शुरू हो गया है। कोई ना कोई हमारे अच्छे दर्जे के पत्रकार इस पे बात कर रहे हैं। इसे समझिए और टारगेट पे लाइए। क्योंकि हमारे देश की अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी वीक हो गई तो यहाँ तो फिर बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा देश, ये खत्म हो जाएगा देश हमारा। और ये पाकिस्तान ही बनाना चाहते हैं। तनु, जो आपने लिखा है उसकी जरूरत नहीं है। आप लोग इस काम पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, मैंने तो इंडिकेट कर दिया है। अब ये सब करने का अंदर से आ नहीं रहा। क्योंकि हम एक ऐसे फेज पर खड़े हुए हैं कि बस हम अपना फोकस इन चीजों पे रखते रहें। और हम सब लोग चूंकि कलेक्टिव ऑलरेडी हैं, पिछले सेशन में जो कलेक्टिव कराया था उसका कारण ये बहुत ही इसेंशियल था। वो था, बहुत बड़ी थ्रेट थी। युद्ध जैसी चीज हो गई थी, कुछ भी हो सकता था। जिस लेवल पे हमारा युद्ध एस्केलेट हो रहा था वो बहुत डेडली भी हो सकता था। हमारा युद्ध लास्ट स्टेज पर जा रहा था। यानी कि लास्ट स्टेज का मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के यूज पर हम फाइनली पहुंचने जा रहे थे। तो इसलिए वो सारा वर्क बहुत ही इसेंशियल था कि भाई अपनी साइड से हम माँ आदि शक्ति के साथ कनेक्ट होकर, क्योंकि वो तो फिर पूरी तरह ह्यूमन रेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाली कहानी थी। डिस्ट्रॉय नहीं, एक्सटिंक्शन, नष्ट, खत्म ही हो जाता पूरा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वार अगर शुरू हो जाए और फिर तो बहुत मुश्किल है भाई। बहुत बड़े स्तर पे डिस्ट्रक्शन होगा, बिस्कुट दे दो। एक्सटिंक्शन होगा। और उसके आफ्टर इफेक्ट तो उससे भी ज्यादा घातक होंगे, रेडिएशन के। जो चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर में, उसके तो बहुत घातक होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में तो मात्र एटॉम बॉम्ब था। आज तक उनकी जनरेशन्स में, उनके डीएनए में प्रॉब्लम्स है। कैंसर बहुत बुरी तरह कई लोगों को हुआ, बहुत बड़े परेशान हुए लोग वहां पे। और चेन रिएक्शन होने पे न्यूक्लियर पावर का तो बहुत ही डेडली रिजल्ट है भाई उसके तो इसलिए वो तो एक एसओएस वाला वर्क था कि वो तो करना ही था। मतलब ये स्थिति थी उस दिन, आप सबको अगर याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, वो तो बहुत डेडली टाइम था, उसमें उसकी ही जरूरत थी। लेकिन अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो, जिसे कहते हैं ना, एक तो एक तो डॉक्टर होता है सर्जन। सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, उसे इमीडिएट सर्जरी करनी है। तो पिछली बार तो इमीडिएट सर्जरी वाला स्टेटस था। एक है फिजिशियन, वो अपना डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाता है पेशेंट। वो कहता है अच्छा ये गोली खा लो, एक हफ्ते बाद दिखा देना। अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, अब ये गोली लिख रहे हैं, अब ये वाली खानी शुरू कर देना। तो अब ये वाला मैटर है, वो एसओएस वाला मैटर नहीं है। वो सर्जरी वाला मामला था। अब मैं ये नहीं कह सकता शक्तियां किस तरीके से कार्य की होंगी। लेकिन अगर आप बारीकी से इसे समझें, इन लोगों की कोई भी साजिश रही हो, कोई भी साजिश रही हो, लेकिन वो साजिश का जो परिणाम आने जा रहा था वो बहुत घातक था। अगर उधर से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता और इधर से भी हो जाता तो कितना डिस्ट्रक्शन होना था आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं।
अगर हो जाता तो देखो, एक चींटी है ना, चींटी। अगर आप चींटी को मारने की तरफ चलें और उसे समझ में आ जाए मुझे मारना चाहता है, तो अपनी पूरी शक्ति लगा देगी वो, चींटी भी, बचने के लिए भी, और आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है वो। तो जब, अगर मान लीजिए अटैक हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, चाहे हम बचने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाएं, चाहे बचने के लिए वो लोग सारी शक्ति लगाएं, तो नुकसान दोनों ही तरफ बहुत भयानक होना है, निश्चित रूप से। जो भी न्यूक्लियर एनेबल कंट्रीज हैं वो डेडली ही हैं, डेडली ही हैं। कोई लॉजिक देगा अरे यार हमने बचने के लिए करे हैं, नो डाउट बचने के लिए किए हैं, ओके, पर है तो डेडली, है तो डेडली ना। एक वो चिद्दी सा चिद्दू, नॉर्थ कोरिया वाला, किसी से नहीं डरता, उसका वजूद भी कुछ नहीं है अगर नक्शे पे देखो। उसका एरिया कितना है नॉर्थ कोरिया का, लेकिन कोई उससे पंगा नहीं लेता, ना अमेरिका लेता, ना चाइना लेता, ना रशिया लेता, उससे कोई पंगा नहीं लेता। पता है, एक सरफिरा आदमी है ये, सरफिरा, नहीं। और जो आत्मघाती आतंकवादी होते हैं, बम बांध कर जाते हैं, उन्हें भी आप सरफिरा ही कहोगे ना। तो जिससे हमारा पंगा हो रहा है वो भी वैसा ही है, और वो शुरू से ही ऐसा ही है, आत्मघाती। यहां मैं डरने वाली कहानी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां विवेकशीलता होने वाली कहानी की बात कर रहा हूं कि विवेकशीलता होनी चाहिए। शायद हमारे कुछ बड़े जो लोग रहे होंगे, उन्होंने इस पहलू पे भी कुछ विचार किया होगा, मुझे कह नहीं सकता मैं। फिलहाल तो षड्यंत्र नजर आया है, सबके सामने जो आ रहा है वो षड्यंत्र ही है। लेकिन इस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप जो रायता फैल गया है वो बहुत घातक भी हो सकता है। क्योंकि हम तो साफ सुथरी बात बता रहे हैं, ये माना गया था कि पुलवामा की तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ हो जाएगा इसका, उधर वालों को भी लाभ होगा, इधर वालों को भी लाभ होगा। देखो, उधर वाल पिछली बार भी मैंने बताया था, उधर वालों को जो प्रभावशाली उनके यहाँ सत्ता पे बैठा है, उसे हटाने की तैयारी बहुत पहले से चल रही है, उधर वालों की भी। और इधर वाली का भी, इधर वाले का भी स्टेटस बहुत डाउन चल रहा है पिछले काफी समय से। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा ही विचार किया होगा दोनों ने मिलके। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं पुलवामा के आधार पर या उड़ी के आधार पर या पठानकोट के आधार पर जो घटनाक्रम बने हैं हमारे यहाँ, मैं उस आधार पे बता रहा हूं। सच्चाई सच्चाई तो परमेश्वर ही जाने, पर अंदर से कुछ ऐसा ही आभास होता है। लेकिन इसका जो रिपकर्शन आया हमारी साइड से, उसके कारण फैल गया बहुत ज्यादा। हमारी जो तीनों सेनाओं ने दबाव डाला होगा कि ऐसे कैसे, इसे पुलवामा की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। अब पुलवामा में उनके क्या फर्क पड़ रहा है, सैनिक ही तो मरे हैं, तो सोचते हैं सैनिक मर जाएं, 1,000 सैनिक मर जाएं, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ की नालायक जनता भी ऐसी है कि वहां अगर सैनिक दो चार मरते रहते हैं ना, कोई कोई बात भी नहीं करना पसंद करता। अब सिविलियन मरे हैं तो इसलिए इतना सारा कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ के लोग भी तो नालायक ही हैं, आई एम सॉरी। उन्हें कोई चिंता नहीं है, सैनिक मर गए ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ का तो कोई एक नालायक नेता ये भी कह रहा था, सैनिक तो होते ही मरने के लिए हैं। ये तो इनकी मानसिकता है इन दुष्टों की। वो सोफिया को नहीं भैया बोल दिया आतंकवादी की बहन। भाई वो वही तो तो, बोला। इतने नीच लोग हैं, नीच कहता हूं मैं इन्हें तो, क्या बहुत कहूंगी। ज्यादा। इतने घिनौने लोग हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमारे इतने शूरवीरों के लिए। धर्म देख रहे हैं। आज मैं एक बात सुन रहा था, कोई आर्मी के ऑफिसर थी, दो महिलाएं, वो कह रही थी, हमारी शिल्पा बहन तो उसी सेगमेंट से आती हैं, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ धर्म का मंदिर कैसा होता है, एक स्थान होता है जहां पे सबके मंदिर होते हैं, जो जिसको ही मानता है वो वहां पे जाता है, एक ही स्थान बना हुआ है, उसमें सब धर्मों का स्थान दे रखा है उन्होंने। निशा को भी पता होगा ये बात।
तो सर्वधर्म समाज, और हमारी सेना भी सर्वधर्म सेना है, जिसके बल पर भारत के लोग चैन की नींद सोते हैं। वो सेना सर्वधर्म सम्मान करने वाली है, सर्वधर्मों का सम्मान करने वाली। ठीक। और ये नीच लोग भारत में, ये भारत के अंदर इतने सारे नीच नेता हैं और नीच जनता है, जो धार्मिक स्तर पे इस देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये भी होना चाहिए, ये जो जहरीले जहरीले लोग हैं, जहां से तैयार हो रहे हैं, इस वाली फैक्ट्री पे अटैक करना है, जहां पे जहरीले लोगों की प्रोडक्शन होती है। इस वाली फैक्ट्री पे भी लेजर वर्क की जरूरत है। और आपको पता है कहां से कहां पे है फैक्ट्री, और कौन लोग इस फैक्ट्री के मालिक हैं, जो जहरीले लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो अपने साइट के अंदर टारगेट में ये भी रखना है। और ये डे टू डे लाइफ के लिए है, ये नहीं कि हम एक जूम सेशन पे ये एक टारगेट बनाए। नो, जानो और टारगेट पे कार्य करो। हम सब लोग एक हैं, चेतना के स्तर पे एक हैं, हृदय के स्तर पे एक हैं, सहस्त्रार के स्तर पे एक हैं। ठीक है। ऊर्जा के स्तर पे एक हैं, कनेक्टिविटी के स्तर पे एक हैं। ये जो सामूहिकता है, ये चमत्कार कर सकती है। इस नर्क को, आज जो धरा पे नर्क तैयार हो गया है, इसको उपवन में परिवर्तित कर सकती है। और श्रीमाता ने अपने कई लेक्चर्स में ये बताया भी है कि बहुत सारे नहीं हो कोई बात नहीं, कुछ हो ना, तो कुछ से भी काम बन जाएगा। लेकिन एलिजिबिलिटी जो है इस काम के लिए, आज हमने आप सबके सामने रख दी। अब इसके कुछ लक्षण भी हैं इस एलिजिबिलिटी के। कंप्लीट सरेंडर, या हम कहें कंप्लीट इनोसेंस के लक्षण क्या है, कि इनोसेंस है या नहीं। बहुत सरल लक्षण है। आपको किसी भी चीज को करने जा रहे हैं, मान लो आपको लगता है कुछ कार्य करना है, संसारिक भी हो चाहे डिवाइन हो, अगर आपके अंदर इफ एंड बट आ रहा है, तो समझ लेना इनोसेंस में कोई कमी है। ये जो रेस्ट्रिक्शन है थॉट्स की, या हिचक है, ये इनोसेंस ना होने का ही, पूरा इनोसेंस स्टेब्लिश नहीं हुआ है, उसी का ये परिणाम है। किसी एक्शन की प्रतिक्रिया स्वरूप आप एनालाइज कर रहे हैं, अरे हमें लॉस हो सकता है, तो भी इनोसेंस की प्रॉब्लम है। इनोसेंस का पैरामीटर कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि इनोसेंस के पास इवेल्यूशन नाम की चीज नहीं है। इनोसेंस के पास कैलकुलेशन नाम की चीज नहीं है। इनोसेंस रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। इनोसेंस एफर्ट ओरिएंटेड होती है, कि जो समझ में आ रहा है कर दो, प्रयास बस। तो ये सारी इनोसेंस की जो पूर्ति में या पूर्णता में जो बाधाएं हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें होती हैं। जहां इफ एंड बट आया, वह 100% ऑब्स्टेकल है इनोसेंस के स्टेब्लिश होने में, निश्चित रूप से। क्योंकि इफ एंड बट आ रहा है आपके डेटा से, डेटा बैंक से, जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, और आपका राइट आ गया उन इंफॉर्मेशंस के आधार पे इफ एंड बट तैयार कर रहा है, और आपको सप्लाई कर रहा है इस प्रकार के थॉट। क्योंकि इवेल्युएशन करने वाला हमारा राइट आ गया होता है, और डेटा को सेव करने वाला हमारा लेफ्ट आ गया होता है। ये मैकेनिज्म है साधारण ह्यूमन का।
जो असाधारणता की तरफ मानस मानव जाते हैं, वो क्या करते हैं कि डेटा बैंक के इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वो इवेल्यूएशन वाला प्रोसेस होता ही नहीं है। होता ही नहीं है इवेल्यूएशन वाला प्रोसेस, जिसके कारण चिंता नाम की डिजीज नहीं लगती। चिंता नाम की डिजीज से आप फ्री रहते हैं। चिंता जैसी चीज है, वो भी इनोसेंस का ऑब्स्टेकल है, निश्चित रूप से। किसी भी प्रकार की चिंता इनोसेंस के विरोध में है। इनोसेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ छल नहीं करते तो आप माने जाओगे इनोसेंट, नो। ये बहुत सारी मेंटल इन्फ्लुएंस की चीजें इनोसेंस के विपरीत कार्य कर रही है। इट इज एंटी इनोसेंस। ऑल द इन्फ्लुएंस, ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ योर माइंड, all kind of the influence of the data of your mind is the biggest obstacle in establish innocence into your being. एक और इनोसेंस की बाधा है कॉन्शियस होना अपने लिए, इमेज कॉन्शियस होना। यह भी बहुत भयंकर बाधा है, इमेज कॉन्शियस होना। अच्छा, हमें उसने ऐसा कह दिया, अरे भाई तो क्या हो गया, कह दिया। उसको जो समझ में आया कह दिया। आप काहे को उसकी बात मान के अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर रहे हो? पहले ऊपर ले जाओगे, फिर बाद में फुस होके नीचे आ जाएगा। पहले एलिवेट हुआ, हाई बीपी हो गया, और जब अब थोड़ी देर बाद वो पता लगा लो बीपी का शिकार हो गए। अब खाम खा किसी के कहने से क्यों ऊपर नीचे होने की जरूरत है? क्योंकि ये अगर हो रहा है तो आप यकीनन अभी इनोसेंट नहीं हुए हैं। आप एक छोटे से बच्चे को कह दो, अरे क्या गंदे कपड़े पहन रखे हैं, आप तो बड़े नाराजगी से भी कहोगे, वो ऐसे स्माइल कर देगा जैसे आपने बहुत अच्छी सी बात कोई कह दी हो। दिस इज नो सेंस। यू आर अनइन्फ्लुएंस्ड। वट एवर अदर्स आर सेइंग, यू आर टोटली अनइन्फ्लुएंस्ड। कोई मतलब नहीं है प्रभाव का। यू आर इनोसेंट। अब मैं तो देखता हूं, किसी से अगर गलती से किसी ने किसी को कुछ कह दिया, तो आपने वो रोम का खेल देखा है जिसमें लाल कपड़ा दिखाते हैं सांड को? देखा है? और वो सांड लाल कपड़े को देख के कैसे नथुने फुलाता है, देखा है? क्लोजअप उसका, ऐसे ऐसे नथुने फूल रहे होते हैं, और सर्दी होती है तो उसकी भाप भी आ रही होती है। तो किसी के कहने सुनने से बहुत से लोग ऐसे ही नथुने फूलने लगते हैं उनके। ऐसा एलिवेट होता है उनका, अच्छा हमें ऐसा कह दिया। अरे भाई, और उसकी जो अवेयरनेस है, उसने कह दिया, आप क्यों उसकी बात को सच मान के अपने आप को परेशान कर रहे हो? और इतना भयंकर बुरा लगता है, इतना भयंकर बुरा लगता है, वह हाल ही मत पूछो। और हमारे अंध भक्तों को तो बस एक खाली स्टिकर भी दिखा दोगे ना, खाली स्टिकर जिसमें कुछ नहीं लिखा, तो एकदम आग बबूल हो जाएंगे, तुरंत समझेंगे ये हमारे उन्हीं को कह रहे हैं। अगर गलती से, आपसे गलती से कुछ लिखना चाहते थे, लाल पीले रंग का स्टिकर छूट गया, उससे लिखना रह गया, तो तुरंत कोई कमेंट आ जाएगा अंधभक्तों का। उन्हें लग रहा है हमारे उसको कुछ कह रहे हैं ये। तो ये स्थिति हालत है। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, इतना बुरा मान जाते हैं बस पूछो ही मत हाल। और आपा खो देते हैं बिल्कुल, अच्छा हमें ऐसा कह दिया, अब हम उन्हें ऐसे बताएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये टोटली इनोसेंस के अगेंस्ट है, टोटल इनोसेंस के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ी बाधा है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं, वो इतना बुरा दिखा मान के दिखाएंगे तो नहीं, पर अंदर से ऐसा लगेगा कोई अंदर तीर लग गया है और घायल हो गए हैं। धीरे धीरे उनका मॉरल डाउन होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे डाउन। क्या हुआ, अभी तो ठीक थे? नहीं, ठीक है। और 10 मिनट बाद फिर पूछोगे, पता लगा कहाँ हो भाई, हेलो, हाँ कहाँ हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में है, हिलाओ भैया कहाँ हो इस वक्त। पता लगा वो जो तीर लगा हुआ था उसी के दर्द में डूबे में है।
और इन तीरों के शिकार बिगड़े हुए केस हमारी सुमेधा बहन के पास तो आते ही हैं। वो वही वाले बिगड़े जी। हुए केस हैं जिन्हें हम कहते हैं ना कैंसर हो गया। वो वही वाले केस हैं बिगड़े हुए, अंदर अंदर घायल, और बस अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया। और फिर तो उनकी सांसें भी रुक रुक के आएंगी, है शरीर भी डाउन सा होता चला जाएगा, कमजोरी भी अनुभव होगी, सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लग गया तीर अंदर, किसी की बात का हाँ, ऐसा तीर लगा। हम्म। सारा एनर्जी तो सोचने में ही बर्बाद कर देते हैं, शरीर को क्या एग्जैक्टली। लगेगा। बिल्कुल। और वो पिछली बार भी कई बार बता चुका कि वो जो सोचते हैं वो भ्रम होता है, तो ब्रेन टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर देता है, पूरे न्यूरोटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है उनका। वो उनकी जो नॉर्मलिटी है न्यूरोटिक सिस्टम की, वो सब खत्म हो जाती, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और फिर डिप्रेशन नाम की बीमारी से पीड़ित होते हैं जी। पहले डिप्रेशन आएगा, ठीक है, उसका भी मजा ले रहे हैं, उसके बाद नींद गायब हो जाएगी, अब नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। अब पूरी रात नींद नहीं आती। क्यों? वो जो तीर लगा हुआ था किसी की बात का, उसको काउंटर करने के लिए स्टोरियां तैयार हो रही हैं, बहुत सारी स्टोरियां। ऐसा कह देंगे, ऐसा कह देंगे, वहां मिलेंगे, वो शादी हो रही है उसमें ऐसा कर देंगे, करना वरना कुछ नहीं है। पर ये स्टोरी जो चालू हो गई, अब नींद उड़ गई उनकी। अब सुबह आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो नींद ही नहीं आती। मैं किसने कहा तुम्हें कहानियां लिखने को? कहानियों का इतना शौक है तो किसी पिक्चर विक्चर वाले बनाने वाले को दे दो, खाली हो जाओ इससे, अपने पास रखे भी रखेंगे ना तो देंगे, ना बताएंगे, कहानियां ही कहानियां चल रही होंगी। और ऐसी ऐसी कहानियां होंगी कि जो सोचा था ऐसा करेंगे, उसके बाद क्या होगा वो भी सोच लिया, सामने वाले ने क्या कहना है वो भी सोच लिया, उसके बाद क्या हुआ वो भी सोच लिया, सब कुछ सोच डाला। पूरा सिस्टम बिल्कुल आउट हो गया, वो बिल्कुल वाइटल एनर्जी के फ्लो से पूरा कट गए, एकदम खत्म हो गए बिल्कुल। मतलब वो फेंक दिए गए हैं, आउटसाइड है वो, तो बिल्कुल फेंक दिया, वाइटल फोर्स ने बाहर फेंक रखा है। अब नॉरिशमेंट तो होना ही नहीं उनका, कितनी दवाई खिला लो, कितने प्रोटीन खिला लो, कितने विटामिन दे दो, वो उनका कुछ नहीं होना। उनकी तो तैयारी हो गई है रिसाइकिल बिन में जाने की, धीरे धीरे धीरे। और फिर उसके बाद आता है बहुत बढ़िया वाली स्थिति, उसे हम कहते हैं शीजोफ्रेनिया। अब वो शिकायत करेंगे यार मेरे पास तो कोई बैठा हुआ है, कभी डरावना सा बैठा हुआ है, कभी वो कोई मारने आ रहा है, उनकी हत्या करना चाहता है, शीजोफ्रेनिक हो गए। शीजोफ्रेनिया के तीसरा स्टेप जब आता है हेल्यूसिनेशन, और चौथी स्टेप में जब सीवियरिटी बढ़ती है सुमेधा बहन, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एक्सट्रीम है शीजोफ्रेनिया की या इल्यूशन की, डिल्यूजन की, हेल्यूसिनेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी, मिर्गी। सुना है? बहुत से मिर्गी पेशेंट होते हैं एपिलेप्सी वाले, क्योंकि जो उन्होंने सोच सोच के एक दुनिया तैयार कर दी, एक वर्ड एक क्रिएट कर दिया उन्होंने अपने अंदर, अब वो उसमें रहने के इतने आदी हो गए, तो वर्तमान से उनका नाता थोड़ी देर के लिए कट जाता है, जिसे हम कहते हैं फिट पड़ गया इसको। वो फिट नहीं है, वो एक ट्रांजिट है उनकी अवेयरनेस की, उनकी अवेयरनेस शिफ्ट हो गई उनके बनाई दुनिया में। भैया, जो जिस समय फिट आता है ना, उस पूरे ड्यूरेशन का ना पेशेंट को कुछ याद नहीं होता कि वो कौन से दुनिया में चला गया है। और इतना ज्यादा ओवर यूज कर देते हैं ब्रेन को ना, कि ब्रेन अपने आप एक्साइट होते चला जाता है, मतलब उसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है। एग्जैक्टली exactly. और बार बार दौरे पड़ते रहते हैं। वो एक कंप्लीट अवेयरनेस का ट्रांजिट होता है, मतलब ट्रांसफर हो गया है अवेयरनेस का, एक अलग वर्ड में ट्रांसफर है। इधर से जब उधर जाएंगे तो इधर का याद नहीं होगा, उधर से जब इधर आएंगे तो उधर का याद नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एपिलेप्सी। ये एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ निगेटिव थॉट्स है, एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ निगेटिव थॉट्स, एक उसकी दुनिया का एक घटनाक्रम है, वो एपिलेप्सी के फॉर्म में फिट पड़ते हैं।
फिट का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अवेयरनेस। आपने फोर्सिबली अपनी अवेयरनेस को उस उस अपनी बनाई दुनिया में ट्रैप कर दिया। और ट्रैप्ड होने के बाद ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने आपको जिंदा भी रखना है ना। ब्रेन तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। वो ऐसी सीवियर कंडीशन आपके अंदर तैयार हो रही है, तो उस ट्रॉमा से बचाने के लिए कि आपके अंदर सारा सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो क्या करता है, ब्रेन आपको शिफ्ट कर देता है आपकी अवेयरनेस को, कि जो आप जबरदस्ती सोचे पड़े हो, थोड़ी देर के लिए चलो उस दुनिया में रह आओ। ब्रेन मदद कर रहा है जीवित रहने में यहाँ पे। अगर वो ब्रेन ऐसा ना करे तो बंदा मर जाएगा उसी वक्त। उसके अंदर इतने टॉक्सिन्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बुरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो उसकी अवेयरनेस को उन्होंने शिफ्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए। एक तरीके से समझ लो एनेस्थीसिया दे दिया। जिनके अंदर हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होता है, डॉक्टर्स उसको ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं कि उसकी सोचने का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। हाइपर एक्टिविटी के कारण वो बहुत बेचैन है, और गोली खिला दी उसे, उसका सारा थॉट प्रोसेस इनकैपेबल हो गया कि वो सोच भी नहीं पा रहा ढंग से, और वो धीरे धीरे सो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का ट्रैंक्विलाइजर है, कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन अंदर तैयार हो गई है उसके ब्रेन में कि कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए इसलिए उसने उसकी अवेयरनेस को ही शिफ्ट कर दिया एक ऐसे दुनिया में जिसके लिए वो लगातार सोचता था। और थोड़ी देर के पॉज के बाद उसे फिर नॉर्मल करना है तो इधर शिफ्ट, इधर आ जाता है, उसका फिट थोड़ा कम हो जाता है। अब ये मेरे को अंदर से समझ में आया, साइंस क्या कहती है बहन ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो समझ में आता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्योंकि मेरी अवेयरनेस इस एपिलेप्सी को क्या समझती है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब एज ए डॉक्टर आपको मेरी बात जस्टिफाई लगती है या नहीं लगती, वो आप मुझे बता सकते हो। जी भैया, वो तो देखा ही है कि मतलब जब पेशेंट्स फिट के बाद वापस आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं याद होता कि उस पीरियड में क्या हुआ है। और और मतलब ये होता है, मतलब ज्यादातर वैसे ही पेशेंट होते हैं जो काफी स्ट्रेस में रहते हैं या कुछ ना कुछ उनका चल रहा होता है। फैमिलियल लाइफ उनका बहुत डिस्टर्बेड होता है। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम रहती ही है, ऐसा कोई हेल्दी इंसान अचानक से फिट में नहीं चला जाता है। बस एक एक्सेप्शन इसमें है भैया, जो भी मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को फिट आता है, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को ये एक बीमारी होती है। तो वही मैं अच्छा, समझना चाह रही थी। प्रेगनेंसी में ही फिट आता है? हाँ, मतलब एक बीमारी होती है जिसको एक्लैम्सिया कहते हैं, वो स्पेशली प्रेगनेंसी में लेडीज को फिट्स आता है उसमें, उसके बाद ठीक हो क्या जाता है। उसे भी हम एपिलेप्सी की कैटेगरी में रखते हैं मेडिकली? जी, जी भैया, उसमें जैसे एपिलेप्सी के ही मेडिसिन हमें देने पड़ते हैं। तो ओके। वही मुझे लग रहा था कि क्या उस अवेयरनेस से रिलेटेड है जो वो कैरी कर रही है या कुछ वैसा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि जो वोम में है, वोम के अंदर मौजूद है हम्म। अवेयरनेस, ये हम्म। उसका कहीं से वो कैरी करके लाया है। क्योंकि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है एपिलेप्सी की। नहीं, उसकी लेकिन कोई हिस्ट्री नहीं प्रेगनेंसी के होती। द्वार अगर आ रहा है, तो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट सोल। और डिलीवरी के बाद वो ठीक हो जाता है। वो जो सोल के अंदर का, हम्म। सोल का सोल सोल के साथ माइंड भी आया है ना। जी माइंड तो भैया। कैरी कर ही रही है ना, सोल अवेयरनेस कैरी कर रही हम्म। है, माइंड कैरी कर रही है, सब चीज कैरी करके लाई है सोल। तो उसका जो स्ट्रगल है अंदर वोम के अंदर, वो अभी भी चालू है। तो इस कारण से वो जब खुद उस स्थिति में जाती है तो माँ को भी ले जाती है पकड़ के, क्योंकि अब तो माँ एक है ना, वननेस में है ना माँ। हम्म। हम्म। एक जो कॉर्ड है उसके जरिए वो एक एक एकाकारिता स्थापित हो गई ना हम्म। उसकी। तो जो एग्जिस्टिंग सोल है, वो जो वोम के अंदर मौजूद है, सोल के साथ उसका पूरा सेटअप, उसके कारण ये एपिलेप्सी आती है निश्चित रूप से। और आप देखेंगे कि ऐसा जो चाइल्ड है, इस ऐसे जो एपिलेप्सी वाली महिलाएं हैं, आप कभी उनके चाइल्ड की बड़े होने के बाद की हिस्ट्री जानने की कोशिश करना। अभी यही यही मुझे ध्यान आ रहा था भैया कि ये देखने की जरूरत है कि आगे आपको क्या स्टडी होता है करना, तो बच्चों का। आपको कुछ ना कुछ हाँ। सिम्टम्स अवश्य मिलेंगे कि वो उसी हम्म। बच्चे के ही, इस बच्चे से संबंधित प्रॉब्लम होगी निश्चित रूप से। क्योंकि देखो, किसी को बहुत सीवियर एपिलेप्सी है, ठीक है, और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो मेंटल ट्रॉमा है वो तो एंड नहीं हुआ ना।
उसको, उस मेंटल ट्रॉमा को एड्रेस ही नहीं किया गया। और एड्रेस करने के बाद कोई काउंसलिंग के जरिए या उसकी सेल्फ काउंसलिंग के जरिए उसका कोई सॉल्यूशन होता। वो तो बिना सॉल्यूशन के डेथ हो गई उसकी। अब रीबर्थ भैया, अगर उसका हो रहा है, अगर उसका रीबर्थ हो रहा है, तो उसी स्टेट में अभी भी है ना। एक्चुअली हमारे मेडिसिन में प्रॉपर ट्रीटमेंट ही तो नहीं है। ये लोग जो इंजेक्शन देते हैं वो लेफ्ट साइड में ठेल देते हैं पेशेंट को तो कि आप वो कुछ तो सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म हो मेडिकल जाए। साइंस की तो मजबूरी है ना मैन। तो बेसिकली पेंडुलम की तरह ही घूमते रहता है इंसान, एक बार एक्टिव जाएगा राइट में जाएगा, एक बार लेफ्ट में जाएगा। आपके सामने यदि कोई ऐसी पेशेंट आती है, प्रेग्नेंट एपिलेप्सी वाली, तो आप एक काम करना, वोम के अंदर जो चाइल्ड है उसके लेफ्ट आज्ञा पे काम करना। 10-5 मिनट लेफ्ट आज्ञा पे उसके डालना फोकस। आप उसके रिजल्ट देखना, क्या उसका रिस्पॉन्सेज कैसे आते हैं। क्योंकि ये जो अवेयरनेस, ये जो आप कनेक्टेड स्टेट में जो आपका इनपुट जाएगा उसके अंदर डिवाइन एनर्जी का, वो हीलिंग के साथ करेक्शन प्रोसीजर भी इंड्यूस करता है, एक्टिवेट कर देता है। सेल्फ हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है ये एनर्जी है। क्योंकि इस एनर्जी ने हमें बनाया, माँ आदि शक्ति ने हमें बनाया, वो एक एनर्जी ही है। ठीक है। तो उनके पास सारा सेटअप है, करेक्शन का भी सेटअप है, हीलिंग का भी सेटअप उनके पास है। क्योंकि मदर एनर्जी है ना, क्रिएटर इज ए मदर बेसिकली। तो यदि वो एनर्जी का इनपुट किसी भी ऐसे स्थिति में जाए, तो मैं समझता हूं कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजों पे मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे शुरुआत में पेशेंट वगैरह पे, तो उसके परिणाम तो अच्छे आए। जी भैया। झगड़ने वाले पति पत्नियों पे भी एक्सपेरिमेंट किए थे। बाद में पता लगा थोड़ा थोड़ा रहस्य हो गई उनके आपस में। मेरे को फीडबैक, मैंने कहा फीडबैक जरूर देना भाई। उन्हें भी सिखाया, खुद भी उन्हें करा पहले, उन्हें फिर सिखाया। मैंने कहा अब ये करते रहो अपना। तो उसके बाद जो फीडबैक आया मेरे पास कुछ महीने बाद, तो पॉजिटिव था, बहुत परिवर्तन आ चुका था। तो उससे मेरा विश्वास बना कि भाई अटेंशन वर्क से फर्क तो पड़ता है, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। ये तो मैंने महसूस कर लिया। आप इस माँ आदि शक्ति ओमनी प्रेजेंट हैं, राइट। एक, हम लोगों ने मान लो हम में से कोई भी पहले वो कनेक्टेड है ही। कनेक्टेड होने के बाद वो एक इंटेंशन, उसके अंदर एक इंटेंशन जनरेट होती है कि वहां पर जो कोई प्रॉब्लम है, उसको किसी को प्रॉब्लम है, जेन्यून प्रॉब्लम वाला है, तो हमारा अटेंशन अवेयरनेस उस वाली प्रॉब्लम पे जा रही है। तो ये जो अटेंशन, इंटेंशन, अटेंशन और अवेयरनेस है, तीनों जब क्लब हो गए, तो तीनों के क्लब होने के बाद माँ आद शक्ति को ये बात समझ में आई कि ये जो बंदा है, ये जो जागृत साधक है, ये वाली चीज चाह रहा है। तीन चीजों से उन्हें समझ में आ रहा है, इंटेंशन, अटेंशन और अवेयरनेस। ठीक। तो अब उनका असेसमेंट शुरू हो गया। अब वो फाइल खोलने लगती हैं जिसके लिए हमारा फोकस गया। अब माँ आदि शक्ति ने एक फाइल खोल दी, इसकी फाइल कैसी है भाई, इसका पिछला कार्मिक रिकॉर्ड क्या है। कार्मिक रिकॉर्ड देखने के दाखने के बाद उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ पॉजिटिव चीज एग्जिस्ट करती हैं उसकी। तो फिर वो उसको बेहतर परिणाम देने की तरफ ले जाती है। और उसके परिणाम स्वरूप वो जो एनर्जी उसके सिस्टम पे काम करती है, तो एक पॉजिटिव घटनाक्रम बनना शुरू हो जाता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि जो चारों तरफ एनर्जी है हमारे, वो आदि शक्ति है, निश्चित रूप से। ठीक। अब हमने एक इंटेंशन, अटेंशन और अवेयरनेस को कम क्लब करा और उनको टच किया। मान लो हमने माँ आदि शक्ति को टच किया इन तीन चीजों के साथ, इंस्टेंटली माँ आदि शक्ति को पता लग गया व्हाट वी वांट। अब उन्होंने देखा कि फाइल खोली, फिजिबिलिटी देखी कि जिसके लिए जो चाह रहे हैं, इसके इसके जो चार्ट है पुराना कार्मिक चार्ट,
उसमें फिजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं? अगर फिजिबिलिटी है तो डन, काम हो जाएगा। रिकॉर्ड गड़बड़ है तो नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? अब उसके किसी के अंदर रिकॉर्ड अच्छा है या बुरा, वो वही डिसाइड करेंगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये पता लग जाएगा, जो रिफ्लेक्सेस आएंगे वापस, उसके रिफ्लेक्सेस हमारे हार्ट में जो आएंगे, उससे थोड़ा थोड़ा हमें पता लग जाएगा कि रिफ्लेक्सेस जो पॉजिटिव एनर्जी के बढ़ रहे हैं, वैक्यूम बढ़ रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो कार्य हुआ है उसका कुछ अच्छा होगा। यदि एनर्जी का रिफ्लेक्सेस बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो आप समझ लेना आपके हार्ट में एनर्जी एकदम शून्य हो गई कुछ सेकंड के लिए, तो समझ लेना नहीं होगा। ये यस और नो आपके सिस्टम में आ जाता है। आपका अवेयरनेस लेवल और हाई हो जाता है, तो आपको एनर्जी के रिफ्लेक्सेस की भी नीड नहीं रहती। इंस्टेंटली आप जान जाते हो कि नहीं होगा या होगा। अंदर से आपको ऐसी इंस्पिरेशन आएगी, होगा या नहीं होगा। तो ये थोड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, अभ्यास की जरूरत है। इन चीजों पे, इन बारीकियों पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी टारगेट ले लो, कोई भी चीज ले लो, और देखो क्या होता है। जैसे ही आपकी क्लब्ड इंटेंशन, अवेयरनेस और अटेंशन जैसे ही मां आदि शक्ति को स्पर्श करता है ना, उसी क्षण आपको पता लग जाएगा कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही इस इंटेंशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, अटेंशन के साथ हम स्पर्श करते हैं मां आदि शक्ति को, वो इंस्टेंटली आपके हार्ट में रिस्पॉन्ड करती ही करती हैं। आपके अवेयरनेस के लेवल के मुताबिक आपको इंडिकेशन दे देती हैं। भैया क्या ये फीलिंग के रूप में आ सकता है क्या? फीलिंग, फीलिंग के रूप में तो बड़े आसानी से आता है। अब अभी एक्चुअली एक पेशेंट की एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की थी। तो पेशेंट ठीक ठाक रिकवर कर रही थी, उसे जब चलने को बोला तो शायद उसके वेन्स में बहुत बड़ा सा ब्लड क्लॉट बन गया था। तो जैसे ही वो चली, वो क्लॉट टूट के उसके पूरे लंग्स में चला गया। तो बहुत ही हालत खराब हो गई थी उसकी। यूजुअली इससे थोड़ा बचना मुश्किल होता है। तो मुझे कॉल आया, तो मैंने उसे एनर्जी दी। अगर पहले का सिचुएशन होता तो मैं दौड़ते भागते वहां पे जाती। पर मैं बहुत आराम से, मुझे लगा कि ये मेरा काम तो है नहीं, ये तो कार्डियोलॉजिस्ट ही करेगा, मैं जाके भी क्या करूंगी। मैं एनर्जी दे सकती हूँ, मैं यहीं से देती हूँ। पर पता नहीं, बार बार मुझे कॉल आ रहा था, पर कहीं से लग रहा था कि ठीक ही होगा जो होगा। पेशेंट रिकवर कर गई, तो वही मुझे लगा शायद फीलिंग में भी आता है। हाँ, फीलिंग भी आती है। फीलिंग के जरिए, फीलिंग इंस्पिरेशन के जरिए आप जानते हो कहीं ना कहीं कि ये होने वाला है। मतलब इट इज सच काइंड ऑफ फीलिंग एंड इंस्पिरेशन is the is the reflexes is the reflection of what is going to happen। और एनर्जी लेवल पे तो आप जानते ही हो, सेंट्रल हार्ट में वैक्यूम बनना या घट जाना, एनर्जी का होना या कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाना एनर्जी का। लेकिन थोड़ा और अच्छे लेवल पे ये आपको फीलिंग के फॉर्म में आता है। जब आपकी अवेयरनेस थोड़ी अच्छे लेवल पे आने लगती है, तो आप एक तरीके से आपको इंस्टेंटली फीलिंग आने लगती है। और ये जो फीलिंग है, एक प्रकार की इंट्यूटिव फीलिंग होती है। अच्छा, अभी जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग वाले बटन को क्लिक करता हूं, आइकन को, और इस उससे जाता है मैसेज कि भाई परमिशन दे दो मुझे। तो फिर जसलीन इस मैसेज को देखती है और बाद में परमिशन ग्रांट कर देती है रिकॉर्डिंग की। एग्जैक्ट इन द सेम वे, माँ आदि शक्ति हमारी इंटेंशन, अटेंशन और अवेयरनेस की जो क्लब्ड फॉर्म है, उसको देखती हैं कि ये चाह रहा है। और उसके बाद वो फिजिबिलिटी देखती हैं कि जो चाह रहे हैं माँ आदि शक्ति के विधि विधान के मुताबिक गद्दी। क्या ये फिजिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद वो ग्रांट कर देती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है बिल्कुल, अगर समझे तो आप।
तो हमको ना अपने आप को ट्रेंड करना है, बार बार कोई भी चीज देख लो, कोई भी चीज टारगेट बनाओ, कोई भी चीज आप जानना चाहते हो, 1000 बार फेल हो जाओ उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे यू विल लर्न। अच्छा, ये हुआ, फिर कुछ दिन कुछ समय बाद उसका परिणाम नजर आएगा, तो पॉजिटिव आया आपके करने के बाद, तो आपका हौसला बढ़ जाएगा, अरे यार ये चीज, आपने एक चीज सीख ली, यू लर्न समथिंग आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस। आप एक सीख रहे हो सुनकर, पढ़कर, एक सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंस से। तो मेरा मानना होता है, मेरा जो हमेशा से एक मानना रहा है, कि कोई भी हमें कुछ बता रहा है, श्री माता जी हमें बता रही है, या कोई भी एक साधक साधिका हमें कुछ बता रहे हैं, तो वो सारी बताई हुई चीजें हमारे सिस्टम पे टेस्ट जरूर होनी चाहिए। उन सारी बातों का हमारे को खुद का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वरना वो हमारा ज्ञान नहीं रहेगा, और हम फिर हमारा अवेयरनेस इन वाले एक्सपीरियंस से ही तो अपडेट होता है। अवेयरनेस का अपडेटेशन, अवेयरनेस का अपग्रेडेशन इन्हीं वाले एक्सपीरियंसेस से ही होता है, और कोई तरीका नहीं है। और बाद में ये अपडेटेड अपडेटेड या अपग्रेडेड नो हाउ सेल्फ नॉलेज कहलाता है, ये हमारा आत्मज्ञान है, बिकॉज वी हैव गेन्ड इट आउट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और जब हमें ये समझ में आने लगता है, तब जाकर हम कुछ कार्य करने के लिए माँ आदि शक्ति का माध्यम बन पाते हैं, वरना तो फिर बस वो मान मान के चल रहे हैं, बस मान लिया हमने, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो मान्यता के आधार पे सारा चीज चलता रहता है। उससे कोई लाभ तो बेसिकली होता नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कोई लाभ नहीं होना उससे। आप अपना कीमती समय खराब ही कर रहे हैं, अगर आप इससे कुछ पा नहीं रहे तो, आपको अनुभव नहीं हो रहा, तो बेकार ही हो रहा है सब कुछ। तो ये एक चीज अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के लिए आज ये था सबसे पहले, अपने अपने उसको इनोसेंस को हमें मॉनिटर करना है, वी हैव टू मॉनिटर अवर इनोसेंस, कि इनोसेंस का इनपुट अभी कितना है, उसका जो मीटर क्या बता रहा है, और लक्षण मैंने आपको बता ही दिए टेस्ट करने के लिए इनोसेंस को। धीरे धीरे इसे घटाते जाइए, और वो जो कंप्लीट हो जाएगा जब इनोसेंस का मामला, तो आपको बहुत लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और ये वो दिन होगा जब हमारे डिवाइन माता पिता विरासत में हमें वो शक्तियां सुपुर्द कर रहे होंगे। जैसे वसीयत होती है ना, जब मेरा बच्चा 18 साल के 18 साल का हो जाए, या 21 साल का हो जाए, या 25 साल का हो जाए, तब मेरी संपत्ति उसको ट्रांसफर हो जाए, एक विल होती है ना। तो संसारिक स्तर पे तो हम कहते हैं कोई साल, 18 साल, 21 साल या 25 साल की एलिजिबिलिटी। यहाँ जो माँ आदि शक्ति की या परमात्मा की शक्तियों का आपको एक राइट दिया जा रहा है, उसका एक उसकी एलिजिबिलिटी है कंप्लीट इनोसेंस, अनकंटेमिनेटेड, अनबायस, अनइन्फेक्टेड, आपकी अवेयरनेस, वही एक्चुअल इनोसेंस है। आपको खुद ही हैरानी होगी, अरे यार अब तो बड़ी शक्तियां महसूस हो रही हैं, अब तो महसूस होता है हम हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब तो महसूस होता है हमें कोई चिंता नहीं है, अब तो महसूस होता है अरे हमें मरने जीने का कोई डर नहीं है। क्योंकि ये वो दिन है जब आपको उन्होंने शक्तियां हैंड ओवर कर दी, या आप अपनी शक्तियों का राइट दे दिया कि लो, चलो अब मेरी शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हो तुम, नाउ यू आर एलिजिबल। मजा आ रहा है समझने में? लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि जितना भी आपने लाद रखा है वो सब एक भ्रम है, इसलिए कठिन नहीं है।
और इसका बेनिफिट कितना बड़ा मिलेगा पता है? इतना बड़ा बेनिफिट है, आप एकदम फ्री रहने लगोगे। मतलब थॉट आते ही नहीं है, अब थॉट्स है ही नहीं कोई। आप एकदम फ्रीडम में हो, थॉट ही नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन थॉट कोई नहीं है। अब मैं थॉट्स उन्हें मानता हूं, एक्चुअल में जो थॉट शब्द है वो एक किन थॉट्स के लिए है। थॉट्स को थॉट्स तभी माना जाता है जब वो सांसारिक होते हैं, वरना थॉट ही नहीं है। डिविनिटी के थॉट्स थॉट्स की कैटेगरी में नहीं आते। उन थॉट्स को हम इंस्पिरेशन कह सकते हैं, उन थॉट्स को हम रिविलेशन कह सकते हैं। थॉट्स को थॉट्स तभी माना जाएगा कि वो जब वो थॉट्स संसार से संबंधित होंगे। मतलब इंडिविजुअल वर्ड, हमारा अपना एक इंडिविजुअल, हमारे चारों तरफ एक वर्ड है ना, इंडिविजुअलाइज्ड वर्ड, वो थॉट्स माने जाते हैं। इनमें था कोई थॉट्स है ही नहीं। तो आप बिल्कुल बर्डन फ्री हो गए यार, थॉट तो है नहीं कोई, अब क्या सोचूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। संसार का सोचने को कुछ रहा नहीं, तो एक मुक्त अवस्था आ गई। तो अब आप बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? यहां काम कर दूं, वो उस वाले देश में कुछ गड़बड़ चल रही है, ये वाला सोच आ रही है। अच्छा, अब क्या करूं? अरे वो सुना है, वो जो कुछ तारे वारे टूटने लगे हैं, ऐसे सुन रहे हो? कोई एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमी जो है, जो एस्ट्रोनॉम है, एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आपका चित्त वहां जा रहा है, अच्छा वहां गड़बड़ हो रही है, देखूं क्या करूं, उसके थॉट आ रहे हैं। अपनी दुनिया का थॉट नहीं आ रहा, अपनी संसार का, मतलब मेटलिस्टिक वर्ड का आपको कोई थॉट नहीं है। अब ये वाले थॉट आने लगे हैं। अच्छा, माँ जगदम्बा की शक्ति कैसे काम करती होगी? अब ऐसे वाले थॉट में आप हो। तो ये जो थॉट है, ये थॉट ही नहीं है, एक प्रकार का एक कॉल है। ये कॉल किसकी तरफ से? इट्स ए डिवाइन कॉल इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, कि डिवाइन वांट्स यू टू डू समथिंग फॉर व्हाट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। जो शब्दों के रूप में, जो विचारों के रूप में ये चीजें आपके अंदर आ रही है, वो एक प्रकार का असाइनमेंट आ रहा है, एक प्रकार की कॉल है। ओ माय सन, माय डॉटर, प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अब यो डिवाइन ये चाह रहे हैं। मतलब आपको हंसी भी आई, अरे यार ये क्या थॉट आ रहा है मेरे अंदर, क्या थॉट आ रहा है? अच्छा, अंटार्कटिका में कोई शिप फंसा हुआ है, आप अच्छे खासे बैठे हो यहाँ पे कुछ और काम करने के लिए, अंटार्कटिका के अंदर फंसा हुआ शिप है, उसकी तरफ ध्यान चला गया। और कहीं से आपने पढ़ा भी नहीं है, सडनली एक पॉपअप हुआ थॉट का, जिसका आपकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, पर आया क्योंकि भेजा गया, वो शिप ट्रबल में है, ऐसे करके थॉट आया करेंगे। अजीब अजीब थॉट, संसारिक दृष्टि से कोई कह दे तो ये पागल हो गया यार, ये तो अजीब अजीब बातें करता है, क्योंकि ये भेजे जा रहे हैं। बिकॉज दीज आर नॉट थॉट्स, दीज आर असाइनमेंट, टास्क। और जब ये स्थिति आने लगे, तब आप कह सकते हो कि आपके अंदर इनोसेंस का लेवल एनहेंस होने लग रहा है। और अगर आपके अंदर केवल अपने संसार के ही थॉटों में घिरे हो, तो आप ये कह सकते हो अभी इनोसेंस थोड़ा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये भी कह सकते हो आप। क्योंकि मैं तो अपने से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो अभी इनोसेंस नहीं आई है। जैसे जैसे इनोसेंस आएगी, आपके थॉट्स की क्वालिटी बदलती जाएगी, थॉट्स का डायरेक्शन बदलता जाएगा। अजीब अजीब सोचोगे आप। अच्छा, आज मेरा दिल कर रहा है नेपच्यून पे होके आऊं, ऐसे वाले सोचोगे आप। दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई क्यों आ रहा है नेपच्यून का, ना पढ़ा ना सुना, फिर भी नेपच्यून की तरफ जा रहे हो आप। हम्म।
आज तो मेरा दिल कर रहा है मून पे घूम के आऊं, क्या हो रहा है वहां पे देखें, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। आज तो मेरा दिल कर रहा है ये जो बिजली कड़कती है ना, ये कैसे कड़कती है ये तो जानूं। साइंस का तो पता है आपको, पर आप उससे नहीं समझना चाहते साइंस से। आप फीलिंग से जानना चाह रहे हो बिजली की कड़कना, क्यों, कैसे, कहाँ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपके अंदर धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे वो पूजा बता रही थी ना, मेरे पास एक क्रिकेट आया, वो ये कह रहा है मेरे से। तो ये कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जहां इनोसेंस स्टेब्लिश हो रही है। अगर आपका माइंड, अगर आपकी अवेयरनेस कंटेमिनेटेड है माइंड से, तो कहाँ क्रिकेट को देखोगे, कहाँ तितलियों को देखने की फुर्सत है आपको, कहाँ पेड़ की डाली पे लगे हुए फूल को आप निहारोगे। आप तो अपने ही कचरे में फंसे हुए हो, आपकी अवेयरनेस कहाँ वो ये सब देख पा रही है। अगर ये दिखने लग रहा है, अरे वाह, क्या सूरज है, क्या लालिमा है इसकी। आज तो चंद्रमा कुछ अलग ही नजर आ रहा है, आज तो इसकी शीतलता का कुछ कहना ही क्या। तो समझ लेना, इनोसेंस आपकी अवेयरनेस में स्टेब्लिश होनी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी चीजें आने लगी, अरे अरे चलो समुंदर के किनारे चलते हैं, वो नदी के पास जाके बैठेंगे, चलो पहाड़ों में चलते हैं, उस चोटी को निहारते हैं। ये सब इनोसेंस के ही साइन है, टोटल। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर ये लक्षण पैदा होने शुरू हो जाएंगे। और जो अपने ही ट्रैप में अटके हुए हैं, अपनी दुनिया, अब ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो, अरे अरे भैया, अभी तो वो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से सोल्जर बनने के लिए एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही। अपने से हटे नहीं ना हम, अपने से हटने के बाद ही तो सारा घटनाक्रम होना है। क्यों? चलिए, मैंने तो बहुत सारी बातें बोली, आप लोग कुछ सुनाइए। मेरी तो रामायण चलती ही रहती है। कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? किसी भी विषय पे। भैया आजकल रोज सुबह सुबह असाइनमेंट मिल जा रहा है। अच्छा। तो तो जैसे एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, क्रिएशन कैसे बना। एक तो जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, और एक होता है कि नहीं अब अंदर से समझना है कि एनर्जी मैटर में कैसे बना होगा, मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। जैसे सूक्ष्म शरीर के बारे में जैसे दो लाइक डिस्कशन हुआ था ना, तो वो लगा कि ठीक है, राइट साइड में ग्रॉस बॉडी क्यों है, कैसे कार्यान्वित करती है सोल के डिजायर को। तो सोल कैसे घुसती है, मतलब राइट, मतलब सोल डिजायर तो ये करती है, राइट साइड उसको मतलब ये करती है, और जैसे जैसे एक एक डिजायर होते जाती है, धीरे धीरे हम स्पिरिट में एस्टेब्लिश होते जाते हैं। फिर फोर्थ डायमेंशन, तो ये वही कुछ कुछ समझ में आया है कि जब तक थ्री डायमेंशनल लाइफ में रहते हैं, हम लोग कितना भी बोल लें, हम लोग निर्वाज्य प्रेम को समझ नहीं सकते हैं। हम्म। क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा एक कंडीशन है, जब तक उसके बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कैसे मतलब सबके लिए कार्यान्वित कर सकेंगे। फिर ये लगा कि जो चक्र हैं चेतना के, पहले तो जैसे थ्री डायमेंशनल लाइफ में थे तो वो चक्र हमारे इंडिविजुअल थे। अब ये लगा कि जो चक्र हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के हैं। तो हम मतलब अब कलेक्टिव के पार्ट हो गए, हम अब इंडिविजुअल नहीं रहे। वैसे ही कुछ 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 चिंतन चलते रहता है, मतलब कुछ कुछ समझने की कोशिश चलते रहती है। फिर वही लगा कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी की भी क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये धरती वैसी धरती रहेगी नहीं जैसी दिखती है। क्योंकि जो डेड मैटर जो है, ज्यादा मैटर जहाँ है वो नेगेटिविटी है, ज्यादा एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी है, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। तो फिर वही फिर लगा कि जैसे जैसे जो अलग अलग आयाम है चेतना के, वो एक अलग ही दुनिया है जो एनर्जी लेवल में चलती है।
ग्रोथ में तो जैसे हम सब एक जैसे दिखते हैं, कोई शैतानी व्यक्ति भी वैसा ही दिखेगा, कोई आध्यात्मिक भी वैसे ही दिखेगा। पर एनर्जी लेवल पे ना दुनिया ही अलग है। जैसे त्रिआयामी अगर दुनिया है तो उसमें जो भूत प्रेत भी जो रहते हैं वो ऊपर के डायमेंशन वालों को छू ही नहीं सकते, मतलब बिल्कुल क्लियर कट बाउंड्री है। जो ऊपर वाले आयाम है वो नीचे वालों को हाथ बढ़ा भी सकते हैं, नीचे वाले खुद से ऊपर कभी नहीं जा सकते। तो तब वही भी मतलब वही और इसमें मतलब, और जब एक बार ऊपर उठने लगते हैं तो इंसान जीवित रहे चाहे मृत रहे, एक लेवल का जो सोल है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वही कुछ कुछ मतलब चलते ही रहता है भैया, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना एक्साइटिंग लगता है ना कि लगता है इसके अलावा कुछ करे ही ना इंसान। वही एक दिन चांद को देख रहे थे कि चांद का मतलब चांद धरती के प्रेम में बंधा हुआ है, जो ऑर्बिट है वो क्या है, वो प्रेम ही तो है ना जो एक दूसरे को बांध के रखा है। जैसे सूरज बांध के रखा है, धरती बांध के रखी है। जो बेसिक इंग्रेडिएंट है पूरे यूनिवर्स का वो निर्वाज्य प्रेम है। फिर एनर्जी फील्ड कहाँ तक काम करती है, तो हमारा अटेंशन जिस पे है वहां तक हमारी एनर्जी फील्ड जरूर जाती है। कैसे जाती है, कितना, कैसे पल्सेस में निकलती है, कैसे डेंसिटी उसका बढ़ता है घटता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम माइंड में जाएंगे तो एनर्जी फील्ड श्रिंक कर देंगे, हार्ट में कंप्लीटली रहेंगे तो एनर्जी फील्ड हमारी बढ़ जाएगी। वैसे ही कुछ कुछ चलते रहता है भैया। निर्वाज्य प्रेम किसका आउटपुट है? निर्वाह। इनोसेंस। इनोसेंस। यस। निर्वाज्य प्रेम फूटेगा ही तभी जब आपके अंदर इनोसेंस स्टेब्लिश हो जाएगी। आनंद भी तभी फूटेगा जब आपके अंदर इनोसेंस स्टेब्लिश हो जाएगी। करुणा भी जब ही आएगी जब आपके अंदर इनोसेंस स्टेब्लिश हो जाएगी। अब माइंड भी समझ में आने लगा है भैया, जैसे जैसे जहाँ डिस्ट्रैक्शन आने लगा ना, जैसे जैसे अगर कोई एक फ्रेंड है, किसी के साथ कुछ प्लान बना उसने कैंसिल कर दिया, अगर तुरंत आने लगा कि ये फ्रेंड तो ऐसे नहीं करेगा, दूसरा मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, ये वो, तो समझ में आ जाएगा माइंड तुरंत बैलेंस करने के लिए ट्रैप। ये कर रहा है। ट्रैप हो गए। तो खेल समझ में आने लग जाता है। अब तो लगता है माइंड भी ब्यूटीफुल है अगर उसको हम समझ सकें तो, अगर उसमें घुस जाए तब तो नरक है। एक जो अभी क्या बोलने जा रहा था, हाँ, विटनेस स्टेट इज ऑल्सो आउटपुट ऑफ इनोसेंस। बच्चे साक्षी होते हैं, उनके पास सोचने को कुछ नहीं है। अब कहीं फंसे हुए नहीं उठते भैया सो के। ये एक चीज मैंने देखी है। पहले तो कहीं खो जाते थे जब सोते थे तो। आपने कभी एक बार माइथोलॉजिकल स्टोरीज में श्री गणेश जी की एक्टिविटीज नोटिस की है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज में या कोई उस पे स्टोरीज पे बनी हुई कोई सीरियल में या फिल्म में उनकी एक्टिविटीज को कभी आपने ऑब्जर्व किया है, श्री गणेश जी की? इनोसेंस रहता है भैया वो। नहीं, वो तो इनोसेंस है ही, लेकिन उनकी एक्टिविटीज कभी